नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीके बाई अजय सर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आपके विज़न इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए डेली इंग्लिश, साइंस और जीके की निःशुल्क क्लासें आपके लिए लेकर आते हैं, आपके प्यारे से और आपके पसंदीदा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जीके बाई अजय सर पर, ठीक है ना। और इसी नाम से आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा जीके बाई अजय सर, जिस पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्लासें बहुत अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है, आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ भी। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को, क्लास को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करें, ठीक है, ताकि हमें ऐसा लगे कि हमारे भी कुछ स्टूडेंट हैं जो हमें निरंतर क्लासें हमारी देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम भी आपके मेहनत देख करके, आपकी मेहनत को देख करके मोटिवेट हों और आपके लिए निरंतर एक हार्ड वर्क करें और आपके लिए एक अच्छा बेहतरीन कंटेंट तैयार करके हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से देने की कृपा करें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं सतवीर आपके लिए निरंतर इसी समय साइंस का सेशन लेकर के आता हूं और उस साइंस के सेशन में हम पढ़ रहे थे दोस्तों तरंग। क्या पढ़ रहे थे? तरंग पढ़ रहे थे। और इस तरंग वाले चैप्टर के अंदर हमने जो लास्ट तरंग पढ़ी थी वो पढ़ रहे थे अपन वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे थे? तरंगों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। और उस तरंग वर्गीकरण में हमने जो पिछली कक्षा थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कौन सा? तो सबको पता है, पहला प्रकार पढ़ा था। और किस आधार पर? तो सबको पता है, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगों का प्रकार। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगों का प्रकार। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगों का प्रकार। आवश्यकता के आधार पर तरंगों का प्रकार। दोस्तों, एक बार कमेंट करना, कितने प्रकार की तरंगें पढ़ी थी हमने कल माध्यम के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, है ना। पहला वर्गीकरण पढ़ा था। एक बार कमेंट लिख करके बताना कौन कौन सी होती है। चलो, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। बताओ कौन कौन सी तरंगें होती है। जी हाँ, बताओ कौन कौन सी तरंगें होती है। देखो, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर जो तरंगें होती है ना, वो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। एक तो आपने पढ़ी थी दोस्तों यांत्रिक तरंग, है ना। कौन सी पढ़ी थी? यांत्रिक तरंग पढ़ी थी। क्या याद आया? जी हाँ गुरुजी, पढ़ाया था आपने, याद आया, है ना। यांत्रिक तरंग, जिसे ही हमने क्या कहा था दोस्तों? प्रत्यास्थ तरंग के नाम से हमने इसको जाना था, प्रत्यास्थ तरंग। और दूसरी हमने देखी थी दोस्तों, कौन सी? दूसरी हमने देखी थी, बताओ। यांत्रिक के बाद में आती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे भाई? विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिन्हें हमने कहा था, याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें हम नाम दिया था इंग्लिश में। यांत्रिक तरंगों को कहा जाता है मैकेनिकल वेव कहा जाता है। यांत्रिक तरंगे, है ना, वे तरंगे जो गमन के लिए, जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ये गति नहीं कर सकती, ठीक है ना। जैसे रस्सी में उत्पन्न तरंग, है ना, याद रखना है। द्रव में उत्पन्न तरंग, ठीक है। धातु में उत्पन्न तरंग आप कह सकते हो। ये सारी की सारी क्या है? ध्वनि भी एक प्रकार की क्या है? यांत्रिक तरंग है, ठीक है ना। ये हमने देखा था। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इसके आधार पर। तो जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है, इनमें मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। इन सब बातों का हमने अध्ययन कर लिया था कल। कौन कौन सी? सबसे पहले जो आपके लिए थी वो कौन सी थी बताओ? ये थी गामा तरंग। कौन सी थी बताओ? गामा तरंग थी, है ना। गामा तरंग के बाद में अगली जो तरंग पढ़ी थी हमने, बताओ कौन सी थी? गामा के बाद में थी, याद रखना है, एक्सरे। कौन सी थी बताओ? एक्सरेज, ठीक है ना, एक्स किरणें थी।
ठीक है। उसके बाद में आपने पढ़ा था, याद रखना है, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट है ना। उसके बाद में जो तरंग थी वो थी, याद रखना कौन सी बताओ, दृश्य प्रकाश यानी विजिबल, है ना, विजिबल रेज, दृश्य प्रकाश, ठीक है। और उसके बाद में हमने पढ़ी थी कौन सी बताओ, इसके बाद में हमने पढ़ी थी अवरक्त यानी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रारेड, है ना। और उसके बाद में हमने पढ़ा था, याद रखना कौन सा, माइक्रोवेव, कौन सी वेव थी भाई, माइक्रोवेव्स। और लास्ट में हमने पढ़ा था बताओ रेडियो तरंगे, रेडियो रेज, है ना, रेडियो तरंगे हमने पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि जब आप इधर से, याद रखना है किधर से, इधर से अपन गति करते हैं किधर की तरफ, है ना, इधर से जाते हैं किधर, याद रखना है, इधर से जाते हैं किधर, तो आप कहोगे गुरुजी रेडियो तरंग की तरफ जाते हैं। तो बताओ तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है या घटता है। तो गुरुजी कल आपने बताया था तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है बताओ, बढ़ता है। यानी लैम्डा सबसे कम होती है किसकी, लैम्डा सबसे कम होती है, सबसे कम होती है किसकी बताओ, गामा किरणों की। किसकी होती है, गामा किरणों की। और तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा सबसे अधिक होती है, लैम्डा सबसे अधिक होती है बताओ किसकी, सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होती है वो किसकी होती है, रेडियो तरंगों की होती है सॉरी, किसकी होती है, रेडियो तरंगों की होती है सबसे अधिक। अब आप सबको पता है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो v है वो होता है n आवर्ती गुणा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। v मतलब वेग। और यदि आपको संबंध निकालना है इन तीनों के बीच में, तो आप कहते हो v अपॉन लैम्डा बराबर में क्या होगा, n। v अपॉन लैम्डा बराबर में क्या होगा, n। इस फॉर्मूले से आप ये बता सकते हो, इस फॉर्मूले से आप ये बता सकते हो कि जो लैम्डा है, लैम्डा का मान यदि बढ़ेगा तो आवर्ती का मान क्या होगा भाई, घटेगा। यानी आवर्ती है वो तरंग दैर्ध्य के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। वो तरंग दैर्ध्य के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी आप ये बता सकते हो कि सबसे कम आवर्ती, है ना, n का मतलब हो गया आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जिस तरंग की होगी जिसकी लैम्डा क्या होगी बताओ, सबसे कम होगी। जिसकी लैम्डा क्या होगी, सबसे कम होगी। जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी भी, सबसे कम होगी। क्या समझ आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना है, क्लास को लाइक करना है, और हर एक स्टूडेंट के फ़ोन में व्हाट्सएप पर ये क्लास क्या होनी चाहिए भी, स्टेटस पे होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हम तक पहुँचे, हमसे जुड़े। और हमारा चैनल जो है जीके बाय अजय सर चैनल है, ये बहुत सारे, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट के मध्य पहुँचे, ताकि उनको पढ़ने का, है ना, एक अच्छी चीज़ पढ़ने का क्या मिले भी, अवसर मिले। ठीक है। तो सबसे अधिक आवर्ती किसकी होगी, सबसे अधिक आवर्ती उस तरंग की होगी जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होगी भी, कम होगी। और सबसे कम आवर्ती उसकी होगी जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होगी भी, अधिक होगी। तो सबसे कम आवर्ती किसकी होती है, याद रखना है, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होती है भी, अधिक होती है। ठीक है। अच्छा, अब देखो आपने एक चीज और पढ़ी होगी, आपने एक समीकरण पढ़ी होगी, E बराबर एच सी अपॉन में क्या पढ़ा होगा, लैम्डा पढ़ा होगा। एच सी अपॉन में क्या पढ़ा होगा, लैम्डा पढ़ा होगा। यानी यहां से भी ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के बीच में संबंध निकल के आया है। वो क्या निकल के आया है, यानी वो निकल के आया है कि जो ऊर्जा है वो याद रखना है, ऊर्जा आपका ये कह सकते हो कि जो लैम्डा यदि अधिक होगा, जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, उस तरंग की ऊर्जा याद रखना है उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो आप ये कह सकते हो ऊर्जा का मान सबसे कम, ऊर्जा का मान सबसे कम किसका होगा, तो आप ये कह सकते हो ऊर्जा का मान सबसे कम होगा वो रेडियो तरंगों का होगा। और ऊर्जा का मान सबसे क्या होगा भी, अधिक, ऊर्जा का मान सबसे अधिक होगा वो किसका होगा, तो आप कहोगे गामा किरणों का होगा। किसका होगा, गामा किरणों का होगा।
है ना। और याद रखना है ऊर्जा जो है वो समानुपाती होती है किसके, ऊर्जा वो समानुपाती होती है किसके बताओ, वेदन क्षमता के। किसके भाई, वेदन क्षमता के। यानी आप ये कह सकते हो जिस तरंग की ऊर्जा जितनी ज़्यादा अधिक होगी उसकी वेदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, अधिक होगी। उसकी वेदन क्षमता उतनी ज़्यादा क्या होगी, अधिक होगी। तो आप ये कह सकते हो इसकी वेदन क्षमता, इसकी वेदन क्षमता याद रखना है, इसकी वेदन क्षमता भी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसकी वेदन क्षमता भी क्या होती है दोस्तों, सबसे वेदन क्षमता सबसे क्या होती है, वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और याद रखना है प्यारे दोस्तों कि इसकी जो वेदन क्षमता है वो क्या होगी, वेदन क्षमता सबसे क्या होगी भी, कम होगी। वेदन क्षमता सबसे कम होगी, वेदन क्षमता सबसे क्या होगी, सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। क्या इतनी बात आपको कल वाले चैप्टर के अंदर समझ में आई या नहीं आई? देखो दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए लैम्डा का बढ़ता क्रम, लैम्डा का बढ़ता क्रम, तो याद रखना है गामा से रेडियो तरंग की तरफ बढ़ता क्रम होगा। और यदि आपसे पूछा जाए लैम्डा का घटता क्रम, तो सबसे पहले कौन आएगा, रेडियो तरंग आएगी, सबसे लास्ट में कौन आएगी, गामा तरंग आएगी। यदि आपसे यह पूछा जाए आवर्ती का बढ़ता क्रम, तो सबसे पहले याद रखना रेडियो तरंगे और सबसे लास्ट में कौन आएगी, गामा तरंगे। क्योंकि सबसे लास्ट में जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी उसी तो हम कहेंगे बढ़ता क्रम। और घटता क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले आप गामा को रखोगे, लास्ट में किसको रखोगे, रेडियो को। ऊर्जा का बढ़ता क्रम पूछा जाए तो वही बात याद रखना, सबसे पहले ऊर्जा कम किसकी होती है, सबसे रेडियो तरंगों की। और सबसे लास्ट में याद रखना है गामा तरंगे आएगी, क्योंकि गामा तरंगों की ऊर्जा सबसे क्या होती है, अधिक होती है। और याद रखना वेदन क्षमता का क्रम पूछा जाए, बढ़ता क्रम, तो याद रखना सबसे पहले जिसकी वेदन क्षमता कम होगी वो आएगा। और याद रखना है सबसे लास्ट में जिसकी वेदन क्षमता अधिक होगी वो आएगा। ये कुछ बातें थी जो हमने कल के लेक्चर में जानी थी, कल के लेक्चर में जानी थी। अब देखो दोस्तों, अगली जो चीज आ रही है आपके सामने, वो अपन तरंग का वर्गीकरण लेके आ रहे हैं। और कौन सा वर्गीकरण, देखो अब जो आपके लिए वर्गीकरण आ रहा है ना तरंग का, वो आ रहा है कणों के कंपन के आधार पर तरंगों का प्रकार। कौन सा बताओ, कणों के कंपन के आधार पर तरंगों का प्रकार। चलो पढ़ लेते हैं। कणों के कंपन के आधार पर, है ना, कणों के कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, कणों के कंपन के आधार पर तरंग का प्रकार या तरंगों का प्रकार। उम्मीद करता हूं सारी क्लासेस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। और नहीं आ रही तो दोस्तों एक बार जो भी आपका डाउट है ना, वो डाउट बस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। इसके साथ साथ में आपको जीके बाय अजय सर, है ना, जीके बाय अजय सर, AJAY अजय सर, ये टेलीग्राम चैनल भी आपको क्या करना है, फॉलो करना है। इस टेलीग्राम चैनल को भी आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ यही हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है ना। बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर एक आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए, आपको उसकी सूचना मिल पाए और आप उस क्लास के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है ना। हमारी क्लास यानी आपका और हमारा सबका प्यारा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी है हमारा, वो है विजन। आप आइए, आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हर एक टीचर से आपको बहुत कुछ अलग सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं हम हमारे इस इंस्टीट्यूट में, विजन इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में अगला अपन टॉपिक के ऊपर चलें तो कणों के कंपन के आधार पर तरंगों का प्रकार, दो प्रकार की तरंगें होती हैं। सबसे पहली जो आपकी तरंग है वो है प्यारे मित्रों, कौन सी बताओ, आपकी जो तरंग रहेगी वो रहेगी अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग। क्या पहले पढ़ा है, अनुप्रस्थ तरंग। और जो पहली बार अगर पढ़ रहा है ना, तो मैं कहता हूं आप नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में,
मैं वादे के साथ, दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं पढ़ा है, आपने ऐसा पहले कभी नहीं पढ़ा है। और अगर आप क्लास में उपस्थित होकर के पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपको कहा आज ही आप पहुंचिए सूरतगढ़ न्यू बस स्टैंड के पास विजन इंस्टीट्यूट है ना, अपनी एक सीट बुक करवाओ और निरंतर हमसे जुड़े रहो 1 साल के लिए। 1 साल आप हमें दो, हम आपको वो बना देंगे जिसके बाद आपको उम्र भर है ना कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आपको अपनी क्या करनी है, जॉब करनी है। इतना विश्वास हम आपको दिला रहे हैं। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग बोले तो याद रखना है, अनुप्रस्थ तरंग बोले तो ट्रांसवर्स वेव है ना, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना, ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग बोले तो ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। देखो आपके पास में कोई भी माध्यम है, पहली बात तो याद रखना है, कोई भी माध्यम है आपके पास में और उसमें आपने किसी भी प्रकार की तरंग उत्पन्न करवाई है, कौन सी तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और उस माध्यम में सबको पता है कण है। मान लीजिए ये इस माध्यम के क्या है, कण है, इस माध्यम के क्या है भाई, ये कण है। और ये कण यदि तरंग जिस दिशा में जा रही है, तरंग की दिशा मान लीजिए ये है और माध्यम के कण है, वो याद रखना इस दिशा के ऊपर नीचे लंबवत क्या करे, गति करे, तो आप उसे कह सकते हो कि ये तरंग कौन सी है, ये तरंग है गुरुजी अनुप्रस्थ तरंग। यानी ऐसी तरंग जिसमें किसी माध्यम के कण उस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करे, तो आप उसे कह सकते हो क्या, आप उसे कह सकते हो अनुप्रस्थ तरंग। क्या कह सकते हो भाई, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है ना। अनुप्रस्थ तरंग का जो आप डायग्राम इस प्रकार से भी बनाते हुए देखा होगा आपने, इस प्रकार से भी, ये भी क्या है, एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है ना। और दोस्तों याद रखना है, अनुप्रस्थ तरंग के दौरान क्या बनता है, श्रृंग बनती है और क्या बनता है भी, गर्त बनती है। यानी माध्य स्थिति से ऊपर उठा हुआ जो उभार होगा उसे आप श्रृंग कहोगे, माध्य स्थिति से नीचे की तरफ जो गहराई होगी उसे आप क्या बोलोगे, गर्त बोलोगे। क्या बोलोगे, गर्त बोलोगे। गर्त बोले तो ट्रफ और श्रृंग बोले तो याद रखना है, श्रृंग बोले तो आप क्या कह सकते हो, श्रृंग को, गर्त बोले तो ट्रफ और श्रृंग को क्या कह सकते हो आप, याद रखना है, श्रृंग को क्या कह सकते हो आप, ये कह सकते हो उभार है ना, उभार भी कह सकते हो, ठीक है ना। इसको आप क्या कह सकते हो, उभार भी कह सकते हो। गर्त को गहराई कह सकते हो और याद रखना है श्रृंग को क्या कह सकते हो, उभार कह सकते हो। समझ आई बात। तो आप परिभाषा के रूप में ये लिख सकते हो कि किसी माध्यम में उत्पन्न तरंग है ना, आप लिख सकते हो यदि माध्यम के कण, यदि माध्यम के कण, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, लंबवत गति करते हैं, गति करते हैं, तो इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, तो इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या कहा मैंने, यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, याद रखना है, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। क्या कहेंगे भी, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। और इन्हें अपन किस में उत्पन्न करवा सकते हैं, तो याद रखना है तरंग को अपन उत्पन्न करवा सकते हैं, याद रखना है इन्हें, याद रखना आपको, इन्हें किस में उत्पन्न करवाया जा सकता है, ठोस में उत्पन्न करवाया जा सकता है। किस में, ठोस में उत्पन्न करवाया जा सकता है प्यारे दोस्तों, ठोस में उत्पन्न करवाया जा सकता है, ठोस में उत्पन्न करवाया जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे लोहे की घंटी में उत्पन्न तरंग
जैसे बर्तन आ गया, बर्तन को फेंक कर मारा आपने, तो याद रखना उसमें उत्पन्न तरंग, ठीक है ना। अब आपसे ये कहा जाए पित्तल की थाली में उत्पन्न तरंग, तो याद रखना है नीचे गिरा है, गिराते ही उसमें अंदर उत्पन्न तरंग है, वो कैसी तरंग है, याद रखना है अनुप्रस्थ तरंग है। इसके बाद में आप याद रखना है द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंग, द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंग कौन सी तरंग है, आप कहोगे उत्पन्न तरंग कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में आपको याद रखना है इन्हें गैसों में उत्पन्न नहीं करवा सकते, इन्हें गैसों में उत्पन्न नहीं करवा सकते, गैसों में उत्पन्न नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते, ठीक है ना। याद रखना है इन्हें गैसों में उत्पन्न नहीं करवा सकते। और याद रखना है आपसे कहा जाए डोरी में उत्पन्न तरंग, डोरी में उत्पन्न तरंग कैसी है, डोरी में उत्पन्न तरंग याद रखना है अनुप्रस्थ तरंग है। आपसे कहा जाए कि पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग कौन सी है, पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग कौन सी है, सतह पर उत्पन्न तरंग कौन सी है, उत्पन्न तरंग याद रखना कौन सी है, तो आप कहोगे अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में धातु की घंटी में उत्पन्न तरंग है ना, कौन सी, धातु की घंटी में, धातु की घंटी, धातु के बर्तन, घंटी या बर्तन को बजाने पर या पीटने पर, आप ये कह सकते हो पीटने पर, पीटने पर, धातु की घंटी को या बर्तन को पीटने पर उत्पन्न तरंग, पीटने पर उत्पन्न तरंग कैसी तरंग है बताओ, अनुप्रस्थ तरंग है। और एक बात और बताऊं क्या आपको, बहुत अच्छी सी बता दो गुरुजी, तो सुनो दोस्तों रे, इधर देखो सारे, हाँ बोर्ड की तरफ ध्यान होना चाहिए सबका। देखो नोट लगा करके लिखो, और ये नोट क्या है वो देखो आप, नोट है बताओ सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी है रे, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग गुरुजी अनुप्रस्थ तरंग है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अब चाहे आप एक्सरे ले लो, गामा ले लो, ठीक है ना, आप चाहे ले लो कौन सी, आप चाहे एक्सरे ले लो, गामा ले लो, अल्ट्रावायलेट ले लो, विजिबल ले लो, ठीक है ना। इसके साथ साथ में कोई सी आप विद्युत चुंबकीय तरंग ले लो, वो सारी की सारी आपकी अनुप्रस्थ तरंग होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेकिन सभी अनुप्रस्थ तरंग, लेकिन सभी अनुप्रस्थ तरंग कभी भी विद्युत चुंबकीय नहीं हो सकती, सभी अनुप्रस्थ तरंग, सभी अनुप्रस्थ तरंग कभी भी विद्युत चुंबकीय, कभी भी विद्युत चुंबकीय नहीं हो सकती, कभी भी विद्युत चुंबकीय नहीं हो सकती, विद्युत चुंबकीय नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्या ये बात समझ में आई, नहीं हो सकती, ठीक है ना। याद रखना, जैसे एग्जाम्पल दो गुरुजी, एग्जाम्पल देखो इधर, एग्जाम्पल है जैसे आप मुझे बताओ डोरी में उत्पन्न तरंग कैसी है, डोरी में उत्पन्न तरंग कैसी है, तो आप कहोगे गुरुजी डोरी में उत्पन्न तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग तो है, लेकिन वो माध्यम में उत्पन्न होती है, इसलिए वो क्या नहीं है, इसलिए वो याद रखना है आपकी कौन सी तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगें वो होती है जो केवल माध्यम में भी गति कर सकती है और साथ साथ में वो निर्वात में भी गति कर सकती है। तो डोरी में उत्पन्न तरंग तो केवल और केवल किस में, माध्यम में गति कर रही है, वो निर्वात में गति नहीं कर रही। इसलिए डोरी में उत्पन्न तरंग जो है वो एक आपकी यांत्रिक तरंग भी है
और यांत्रिक तरंग होने के साथ साथ में वो आपकी अनुप्रस्थ तरंग भी है, और याद रखना है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अब आपसे कहा जाए ठोस में उत्पन्न तरंग क्या यांत्रिक तरंग है? आप कहोगे गुरुजी है। क्या अनुप्रस्थ तरंग है? तो क्या फिर वो विद्युत चुंबकीय तरंग है? नहीं है, ठीक है ना, याद रखना है। इसी प्रकार आपसे ये कहा जाए कि कोई धातु की घंटी है, उस पर आप चोट लगा रहे हो, तो क्या यांत्रिक तरंग है? गुरुजी है। क्या वो अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। इतनी बात याद रखिए। तो आपको थोड़ी सी एक बात और याद रखना है, क्या कि जो भी आपकी अनुप्रस्थ तरंग है ना, अनुप्रस्थ तरंग में याद रखना क्या बनते हैं? अनुप्रस्थ तरंग में याद रखना है एक तो बनेगा श्रृंग और एक बनेगा गर्त। अनुप्रस्थ तरंग में याद रखना है, अनुप्रस्थ तरंग में क्या क्या चीज बनती है? अनुप्रस्थ तरंग में याद रखना है श्रृंग व गर्त का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। गर्त का क्या होता है? निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, श्रृंग और गर्त का क्या होता है? निर्माण होता है। और याद रखना है लगातार दो श्रृंग के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं? लगातार दो श्रृंग के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं? तो आप कहोगे लगातार दो श्रृंग के बीच की दूरी, है ना, लगातार दो श्रृंग, है ना, या लगातार दो गर्त के बीच की दूरी, गर्त के बीच की दूरी को याद रखना है लैम्डा कहते हैं। दूरी को लैम्डा कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। लैम्डा कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको डायग्राम के माध्यम से मैं बता रहा हूं क्या कि आपके पास में ये कोई एक माध्यम है और उस माध्यम में आपने क्या उत्पन्न करवा दी? उस माध्यम में आपने एक अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करवा दी। अनुप्रस्थ तरंग के दौरान याद रखना है क्या बन रहा है? अनुप्रस्थ तरंग के दौरान एक तो गर्त बन रहा है और एक क्या बन रहा है भाई? श्रृंग बन रहा है, ठीक है ना। ये यहां से लेकर के यहां तक एक कंपन हो गया, फिर यहां से लेकर के यहां तक दूसरा कंपन हो गया, और यहां से लेकर के यहां तक एक तरंग बनी, यहां से लेकर के यहां तक दूसरी तरंगे बन गई। तो जो यहां से लेकर के ये श्रृंग है और ये भी श्रृंग है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो आपकी लैम्डा कहलाती है, और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? आपकी लैम्डा कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य कहलाएगी, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। तो सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन प्रत्येक अनुप्रस्थ तरंग है वो क्या नहीं हो सकती? आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं हो सकती। ये मैंने आपको बता दिया। इन्हें ठोस में उत्पन्न करवाया जा सकता है, द्रव की सतह पर उत्पन्न करवाया जा सकता है, गैसों में इन्हें उत्पन्न नहीं करवाया जा सकता। जैसे पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे कैसी है? आपकी याद रखना है कैसी तरंग है? आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। धातु की घंटी या बर्तन को पीटने पर उसमें उत्पन्न तरंग यांत्रिक तरंग भी है और अनुप्रस्थ तरंग भी है, याद रखना है, ठीक है। और अपन आगे चलते हैं दूसरा प्रकार। और दूसरा जो प्रकार रहेगा वो कौन सा रहेगा? दूसरा जो प्रकार रहेगा वो याद रखना है अनुदैर्ध्य रहेगा। कौन सा रहेगा भाई? अनुदैर्ध्य। कौन सा रहेगा भाई? अनुदैर्ध्य रहेगा, ठीक है ना। ये अनुप्रस्थ तरंग हो गई है। और दूसरा जो प्रकार है आपका वो है, याद रखना है, अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे। दूसरा जो प्रकार है वो रहेगा, याद रखना, अनुदैर्ध्य तरंग, है ना, अनुदैर्ध्य तरंग। माध्यम में उपस्थित कणों के कंपन के आधार पर तरंग का जो दूसरा प्रकार है वो है आपका अनुदैर्ध्य तरंग, जिसे अपन कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है ना। इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल, है ना, वेव्स, ठीक है ना। अब देखो भाई, अगर आपने किसी माध्यम में क्या उत्पन्न करवा दी? तरंग उत्पन्न करवा दी। मान लीजिए आपके पास में कोई एक माध्यम है और इस माध्यम में आपने इस प्रकार से तरंग उत्पन्न करवा दी, जिसकी मैं ये कहूं कि ये तरंग संचरण की क्या है? ये तरंग संचरण की क्या है भाई? दिशा है। तरंग संचरण की क्या है? तरंग संचरण की दिशा है दोस्तों, है ना। इस तरफ तरंग क्या कर रही है? गति कर रही है, लेकिन माध्यम के जो कण है, मान लीजिए ये माध्यम के कण है, वो याद रखना या तो तरंग संचरण की दिशा में गति करेंगे
तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश गति करेंगे, या फिर आप ये कह सकते हो तरंग संचरण की दिशा के विपरीत भी क्या कर सकते हैं, ये गति कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो तरंग होगी वो आपकी कहलाएगी अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी तरंग कहलाएगी? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाएगी। हम ये कह सकते हैं कि किसी माध्यम के कण यदि तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश गति करें तो हम उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या समझ में आया? तरंग कहते हैं। अगर समझ में आ रहा है और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या किया जाए भाई? शेयर किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या किया जाए भी? शेयर किया जाए। ठीक है ना? याद रखना है दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। ठीक है ना? और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट भी लिखना है। ठीक है? अनुदैर्ध्य तरंग। देखो दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगों के दौरान याद रखना किसका निर्माण होता है? तो आप कहोगे अनुदैर्ध्य तरंग के दौरान एक तो बनता है संपीड़न। क्या बनता है भाई? एक तो बनता है संपीड़न, और याद रखना है एक बनता है विरलन। अनुदैर्ध्य तरंग के दौरान संपीड़न व विरलन का क्या होता है? विरलन का निर्माण होता है। विरलन का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। कैसे? जैसे आपने इस प्रकार से तरंग उत्पन्न करवाई है, तो इस तरंग के दौरान क्या क्या चीज बनी है आपके पास में? इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से क्या विरलन बना है, और आपके पास में याद रखना है इस प्रकार से क्या बना है? इस प्रकार से याद रखना है संपीड़न बना है। जो लाइनें बिल्कुल पास पास है वो है संपीड़न, और जो लाइनें दूर दूर है तो हम उसे कहेंगे, याद रखना है क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विरलन। ये क्या बना है? विरलन बना है। ठीक है ना? तो संपीड़न का निर्माण और विरलन का निर्माण कौन सी तरंग के दौरान होता है? तो आप ये कहोगे संपीड़न है, ये है विरलन। तो संपीड़न और विरलन का निर्माण जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के दौरान होता है। आप ये कह सकते हो कि लगातार दो संपीड़नों व लगातार दो कह सकते हो आप विरलनों के बीच की दूरी याद रखना क्या कहलाती है? बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है भी? तरंगदैर्ध्य कहलाती है। ठीक है ना? याद रखना तरंगदैर्ध्य कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में याद रखना है आपको, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप बता सकते हो। याद रखना है कौन सा? ध्वनि तरंग। कौन सा है भाई? ध्वनि तरंग। ठीक है ना? ध्वनि तरंग जो है वो एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। वो एक प्रकार की कैसी तरंग है बताओ? अनुदैर्ध्य तरंग है। याद रखना द्रव के अंदर उत्पन्न तरंग कैसी है? उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। जबकि द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंग आप क्या बताओगे? आप बताओगे अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग बताओगे? अनुप्रस्थ तरंग बताओगे। और याद रखना है इसके साथ साथ में गैस में उत्पन्न तरंग, है ना, गैस में यदि किसी भी प्रकार की आपने तरंग उत्पन्न करवा दी तो याद रखना वो अनुदैर्ध्य तरंग हो। गैस में उत्पन्न तरंग यानी गैस में यदि आपने किसी भी प्रकार की तरंग उत्पन्न करवा दी तो वो अनुदैर्ध्य तरंग होगी। ठीक है ना? अच्छा, इसका मतलब है कि हम अनुदैर्ध्य तरंग को याद रखना ठोस में भी उत्पन्न करवा सकते हैं, हम द्रव में भी उत्पन्न करवा सकते हैं, और हम गैस में भी उत्पन्न करवा सकते हैं। यानी तीनों माध्यम के अंदर, है ना, तीनों माध्यम में इसे उत्पन्न करवाया जा सकता है। करवाया जा सकता है। ठीक है ना? ये बात आपको याद रखनी है। कौन सी बात? कि यदि ठोस में उत्पन्न तरंग, हम इसे ठोस में भी उत्पन्न करवा सकते हैं,
हम इसे याद रखना है माध्यम में, कौन सा माध्यम, द्रव माध्यम में भी उत्पन्न करवा सकते हैं, हम इसे गैस में भी उत्पन्न करवा सकते हैं। तो ये जो आपके पास में रहेगा, ये रहेगा आपके पास में, बताओ कौन सी तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है ना। आपको इतने अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं हर एक बात आपको लिखनी है वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। एक बार यदि आपने ये चीजें पढ़ ली तो दोबारा आपको किसी भी बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न किसी अन्य वीडियो देखने की क्या पड़ेगी, आपको आवश्यकता पड़ेगी। बस ये पढ़ लेना और आप एनालिसिस करना पुराने पेपर उठाकर। वैसे तो मैं इस पर बने हुए जो क्वेश्चंस है पुराने, वो और आगे बने जो ऐसे क्वेश्चन जो आगे बन सकते हैं, वो क्वेश्चन जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा, उस चैप्टर के लास्ट में हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास है वो आपको कैसी लगी है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और कैसा लग रहा है आपको ये कंटेंट, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, ठीक है। और क्लास को शेयर तो करनी है, साथ ही साथ आपके व्हाट्सएप जो स्टेटस है उस पर आज की क्लास ज़रूर दिखनी चाहिए। हर एक स्टूडेंट के हर एक घर तक हमारे जो क्लास की वीडियो है उनको आप शेयर करोगे, पहुंचाने का काम सिर्फ आपका है। हमारा तो सिर्फ काम है आप तक एक टॉप लेवल का कंटेंट देना, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं सबको आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। और मिलते हैं फिर कल इसी समय इसी टाइम, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।